वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारी न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। तो आज मैं बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड से मोस्ट इंपोर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि आपके यहाँ पर सब्जेक्ट से होंगे। आपका सब्जेक्ट है यहाँ पर नेशनल मूवमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिया, यानी राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत का संविधान। तो इस सब्जेक्ट से आज हम सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय चेतना का उदय किस प्रकार हुआ? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी से पूर्व हमारा देश परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, यानी भारत जो है गुलाम था। 15 अगस्त 1947 से पहले हम अंग्रेजों के अधीन थे, यानी हम अंग्रेजों के गुलाम थे। धीरे धीरे भारतवासियों में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हुई तथा उन्हें दूसरों की दास्ता में रहने में अपमान का अनुभव होने लगा। लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप देश में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ हुआ। दास्ता के संबंधों से मुक्त होने के लिए भारतीयों द्वारा दीर्घकालिक संघर्ष किया गया और हजारों की संख्या में लोग शहीद भी हुए। अंततोगत्वा एक लंबे संघर्ष के बाद 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राज की नीति क्या थी? तो ब्रिटिश राज की नीति थी फूट डालो और राज करो। नेक्स्ट है, किसने कहा अंग्रेजों से अधिक ईमानदार और शक्ति संपन्न जाति सूर्य के नीचे कोई नहीं? इसका उत्तर यहाँ पर आर.एन. मुदोलकर, यह आर.एन. मुदोलकर ने कहा था। नेक्स्ट है, भारत में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन किस सदी में प्रारंभ हुए? तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर भारत में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन 19वीं शताब्दी में आरंभ हुए। नेक्स्ट है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो इसकी स्थापना, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वे सन 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। नेक्स्ट है, आर्य समाज की स्थापना कब तथा किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट है, किसने कहा हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं? तो यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में की गई थी और यह मुंबई में की गई थी। ये प्रीवियस ईयर में भी आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य लिखिए। तो कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कलकत्ता के प्रसिद्ध बैरिस्टर व्योम चंद्र बनर्जी थे। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्यों का उल्लेख किया था। पहला उद्देश्य है, साम्राज्य के विभिन्न भागों में देश हित के लिए लगन से काम करने वालों में पारस्परिक घनिष्ठता एवं मित्रता को बढ़ावा देना और सभी देश प्रेमियों के हृदय में प्रत्यक्ष मैत्रीपूर्ण व्यवहार के द्वारा वंश, धर्म और प्रांत संबंधी सभी पूर्व के संस्कारों को समाप्त करना तथा राष्ट्रीय एकता की समस्त भावनाओं का पोषण एवं प्रतिवर्धन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 से 31 अक्टूबर 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ। नेक्स्ट है, 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि में कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर यहाँ पर 1885 से 1905 ईस्वी की अवधि में कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य देश में छोटे छोटे संवैधानिक व प्रशासकीय सुधारों की योजना को प्रस्तुत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कांग्रेस के उदारवादी युग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर है कांग्रेस के उदारवादी युग को सुधारवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, दो उदारवादी नेताओं के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, पहला है फिरोज शाह मेहता, दूसरा है सर टी माधवराव। नेक्स्ट यहाँ पर, किसके नेतृत्व में ग्रामपंथियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया मोड़ दिया? इसका उत्तर यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल व लाला लाजपत राय के नेतृत्व में ग्रामपंथियों ने राष्ट्रीय आंदोलन को नया मोड़ दिया। नेक्स्ट यहाँ पर, ग्रामपंथ के उदय के दो कारण लिखिए। इनके दो कारण हैं आर्थिक असंतोष और लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, गांधी जी कब तक ब्रिटिश सरकार के सहयोगी बने रहे? तो 1919 ईस्वी तक गांधी जी ब्रिटिश सरकार के सहयोगी बने रहे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी पर किसके विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा? तो महात्मा गांधी पर गोपाल कृष्ण गोखले के विचारों का अधिक प्रभाव पड़ा। गांधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के क्या उद्देश्य थे? तो खिलाफत आंदोलन जो कि 1919 से 1924 तक रहा,
भारत में मुख्यतः मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य तुर्की में खलीफा के पद की पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। नेक्स्ट यहाँ पर महात्मा गांधी ने दूसरा सत्याग्रह आंदोलन किस सन में प्रारंभ किया? तो उन्होंने 1918 ईस्वी में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए प्रमुख आंदोलनों के नाम लिखें। तो उनके नेतृत्व में चलाए गए 3 प्रमुख आंदोलन थे: सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका उत्तर यहाँ पर अमृतसर में रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी। इस सभा में लगभग 20,000 स्त्री पुरुष एकत्र थे। सभा शांतिपूर्वक चल रही थी कि अचानक बिना पूर्व सूचना के जनरल डायर ने बागों को चारों ओर से घेरकर सैनिकों को निहत्थी जनता पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। बाग में केवल एक ही फाटक था और उस पर भी सशस्त्र सैनिक डटे हुए थे। सरकारी गणना के अनुसार इस हत्याकांड में सैकड़ों व्यक्ति मारे गए और हजारों निसहायावस्था में वहीं पड़े तड़पते रहे। प्रत्यक्षदर्शियों की राय में वहां लगभग 1,000 व्यक्ति मारे गए थे। इस हत्याकांड के उपरांत पंजाब में सैनिक शासन लागू कर दिया गया। इस दर्दनाक घटना से संपूर्ण देश में आतंक फैल गया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सनसनी फैल गई। फिर भी जनरल डायर को ब्रिटिश सरकार ने अनेक उपाधियों और उपहारों से अलंकृत किया। नेक्स्ट यहाँ पर असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर असहयोग आंदोलन का कोई एक कार्यक्रम बताइए या असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम क्या था? इसका उत्तर है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी माल का प्रयोग असहयोग आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम था। नेक्स्ट यहाँ पर चोरी चोरा कांड 1922 के विषय में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चोरी चोरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है जहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें छिपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए थे। इस घटना को चोरी चोरा कांड के नाम से जाना जाता है। इस घटना से दुखी होकर गांधी जी ने कहा था कि हिंसा होने के कारण असहयोग आंदोलन उपयुक्त नहीं रह गया है। उन्होंने इसे वापस ले लिया था। नेक्स्ट यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ था 1930 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किससे हुआ? तो इसका आरंभ हुआ था डांडी यात्रा, जो कि ऐतिहासिक घटना थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ जो है वह डांडी यात्रा की ऐतिहासिक घटना से हुआ था। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका प्रारंभ हुआ था 9 अगस्त 1942 को। गांधी जी के गिरफ्तार होने के साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर गांधीवादी युग के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो गांधीवादी युग के कुछ प्रमुख नेता थे: सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद आदि। नेक्स्ट यहाँ पर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस योजना पर आधारित था? तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना पर आधारित था। नेक्स्ट है भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि राष्ट्र प्रमुख यानी राष्ट्रपति का पद पैतृक नहीं है, अपितु वह निर्वाचित व्यक्ति है जिसका निर्वाचन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? इसका उत्तर है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सभापति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इन दोनों में से आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, तो आप इन्हें जरूर याद करके जाएं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा द्वारा किस तिथि को स्वीकृत यानी पारित किया गया था? इसका उत्तर है भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हुआ और इसी दिन इसको पारित हुआ माना गया। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को कितना समय लगा? इसका उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान को तैयार करने में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट है भारत के संविधान की 2 विशेषताएं लिखे। तो भारत के संविधान की 2 विशेषताएं हैं: लिखित और निर्मित संविधान है तथा विशाल संविधान। ये 2 भारत के संविधान की मुख्य विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कौन सा अनुच्छेद संविधान की आत्मा है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। अनुच्छेद 12 संविधान की आत्मा कहा जाता है। यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है क्योंकि इसके अस्तित्व पर ही समस्त अधिकारों का अस्तित्व आधारित है। इस अधिकार के द्वारा नागरिक उच्चतम न्यायालय से अपने अधिकारों की सुरक्षा करा सकते हैं। संविधान के 32वें अनुच्छेद की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में कहा था, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है जिसके बिना संविधान शून्य रह जाएगा, तो मैं इस अनुच्छेद के अतिरिक्त किसी और दूसरे अनुच्छेद की ओर संकेत नहीं करूँगा। यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है। नेक्स्ट यहाँ पर
वर्तमान समय में भारत के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका उत्तर है वर्तमान समय में भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, क्योंकि संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। आपको याद रखना है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया, तो इसे 44वें संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था। वर्तमान समय में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकारों में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय नागरिक के 2 मूल अधिकार बताइए। तो भारतीय नागरिक के 2 मूल अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। ये दोनों ही आपको लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली 2 स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर 2 स्वतंत्रता है, भाषण में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी है संघ निर्माण की स्वतंत्रता। नेक्स्ट यहाँ पर 44वें संशोधन द्वारा किस अधिकार को मूल अधिकारों में से हटा दिया गया है? यह क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों में से निकाल दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर समानता के 2 अधिकारों को बताइए। तो समानता के 2 अधिकार है विधि के समक्ष समानता और लोक नियोजन के विषय में समानता। नेक्स्ट यहाँ पर मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? इसका उत्तर हो जाएगा मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, जिनमें से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। वर्तमान में 6 मूल अधिकार रह गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो मूल कर्तव्यों की संख्या है 11। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में वर्णित किन्हीं 2 मूल कर्तव्यों का उल्लेख कीजिए। तो आपको कोई भी 2 मूल कर्तव्य लिख देने हैं। यहाँ पर पहले दिया गया है संविधान, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का सम्मान करना, दूसरे राष्ट्र की रक्षा करना तथा आवश्यकता पड़ने पर अपनी सेवा अर्पित करना। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान में किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4K के रूप में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार किन्हीं 2 निर्देशक सिद्धांतों यानी तत्वों को लिखिए। तो 2 तत्व हैं यहाँ पर आर्थिक सुरक्षा संबंधी तत्व और दूसरा है सामाजिक प्रगति संबंधी तत्व। नेक्स्ट यहाँ पर भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, 2 तर्क दीजिए। तो आप यहाँ पर 2 तर्क दे सकते हैं। पहला है सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, दूसरा है सरकार द्वारा किसी विशिष्ट धर्म को आश्रय नहीं दिया जाता है, वह धर्मनिरपेक्ष है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा 32वें अनुच्छेद द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर संघवाद क्या है? तो संघवाद संवैधानिक राज संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य एक संविदा द्वारा एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें संघ की विभिन्न इकाइयाँ हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर संविधान के 2 संघात्मक तत्व बताइए। तो 2 संघात्मक तत्व है, पहला है लिखित संविधान है, दूसरा स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्यपालिका। नेक्स्ट यहाँ पर भारतीय संविधान के 2 एकात्मक लक्षण बताइए। 2 लक्षण यहाँ पर शक्तिशाली केंद्र है, दूसरा है इकहरी नागरिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारतीय संघ में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पर संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। 97 विषय पहले थे, अब ये बढ़कर 100 हो चुके हैं। आपकी 3 सूचियाँ, तीनों सूचियों में से आपके कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, जबकि राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। तो आपको तीनों सूची के विषय जरूर याद रखने हैं, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघ सूची में सम्मिलित किन्हीं 2 विषयों का उल्लेख कीजिए। तो संघ सूची में 2 विषय हैं, रक्षा तथा वैदेशिक मामले। नेक्स्ट है समवर्ती सूची के 2 विषयों के नाम लिखिए। तो इसमें 2 विषय हैं, फौजदारी विधि एवं प्रक्रिया, दूसरी है शिक्षा। नेक्स्ट यहाँ पर समवर्ती सूची के विषयों पर किसे कानून बनाने का अधिकार है? तो समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार भारतीय संसद को है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राज्य तथा समवर्ती सूची में कितने कितने विषय हैं? तो राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, यहाँ पर 66 देगा, ये गलत है। वर्तमान में 61 विषय हैं राज्य सूची में, जबकि समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं। पहले 47 थे, अब ये 52 हो चुके हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्य सूची में 61 है और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर भारत में वास्तविक कार्यपालिका कौन है? भारत में वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है और संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है या राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इसमें लोकसभा व राज्यसभा से निर्वाचित सांसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक शामिल होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारतीय संसद के दोनों सदनों के नाम लिखिए। तो भारत के संसद के उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा और निम्न सदन को कहते हैं लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होता है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अमेरिका की सीनेट की तरह राज्यसभा का प्रत्येक सदस्य 6 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर राज्यसभा का सभापति कौन होता है? इसके कार्य लिखिए या राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति की भूमिका या कार्य। उपराष्ट्रपति का पहला और प्रमुख कार्य राज्यसभा के अधिवेशनों का सभापतित्व करना होता है। संविधान में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। अतः उपराष्ट्रपति लगभग उन सभी कार्यों का संपादन करता है जिस प्रकार के कार्यों को लोकसभा का अध्यक्ष संपादित करता है। वह राज्यसभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करता है, सदन द्वारा स्वीकृत विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है तथा सदन में अनुशासन बनाए रखता है। उसे समान मतों की स्थिति में निर्णायक मत देने का भी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? भारत के उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश है। इस प्रकार मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है। नेक्स्ट यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति वरिष्ठता क्रम के आधार पर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर 65 वर्ष की आयु तक कार्यरत रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, उसका कार्यकाल कितना है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 156 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल पद धारण करेगा। इसका आशय हुआ कि राज्यपाल उसी समय तक अपने पद पर बना रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति का उसमें विश्वास है। साधारणतः राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है, किंतु वह स्वेच्छा से राष्ट्रपति के पास त्यागपत्र भेजकर निर्धारित अवधि से पूर्व भी अपना पद त्याग सकता है। निर्धारित अवधि से पूर्व उसे पदच्युत करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट यहाँ पर मुख्यमंत्री की 2 शक्तियाँ या कार्य बताइए। तो मुख्यमंत्री की 2 शक्तियाँ या उनके कार्य हैं। मुख्यमंत्री शासन के क्षेत्र में राज्य का नेतृत्व करता है। अपने मंत्री परिषद का गठन करना उसका विशेषाधिकार है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष का चयन कौन करता है? हमारे राज्य में विधानसभा के अध्यक्ष का चयन विधानसभा के सदस्य अपने सदस्यों में से ही करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर भारत के किन्हीं 2 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ विधान परिषदें नहीं है। तो मध्य प्रदेश है तथा राजस्थान है, यहाँ पर विधान परिषदें नहीं है। नेक्स्ट है पंचायत के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो पंचायत के 3 स्तर हैं, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और तीसरी है जिला पंचायत। यदि पंचायतों के ग्रामीण स्तर पर बात करें तो पंचायतों के 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो ये सभी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके पूरे सिलेबस से लिए गए हैं। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारे आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।